बनना है कुंभलगढ़ का। तो भाई इस बात को उन्होंने कहा कि भाई ये बात कही कि भाई वो मीणा भील की सीट खाएगा, एसटी की प्रधान की सीट में वो प्रधान बनेगा। तो ये पंचायती राज चुनाव महीने 2 महीने 6 महीने में आ जाएंगे, महीने 2 महीने में 6 महीने में आ जाएंगे। मैंने उस दिन भी कहा और आज भी कह रहा हूं, इस भरी जाजम से कह रहा हूं कि डॉक्टर राम मीणा पंचायत राज चुनाव कुंभलगढ़ से नहीं लड़ेगा। डॉक्टर राम मीणा को प्रधान बनने का कतई शौक नहीं है। और एक प्रण जरूर डॉक्टर राम मीणा ने लिया है, एक प्रण जरूर डॉक्टर राम मीणा ने लिया है कि नेताजी तो कह रहे थे कि एसटी की रिजर्व सीट आएगी तो डॉक्टर राम मीणा प्रधान बनेगा इस चक्कर में। पर डॉक्टर राम मीणा ने एक प्रण लिया है कि डॉक्टर राम मीणा तो चुनाव नहीं लड़ेगा, लेकिन कुंभलगढ़ विधानसभा की 2 पंचायत समिति हैं, 2 पंचायत समिति हैं, एक कुंभलगढ़ और एक गढ़बोर। ये आज लिख के ले लीजिए कि इन दोनों पंचायत समिति में एससी एसटी और ओबीसी में से प्रधान बना के छोड़ूंगा। ये डॉक्टर राम मीणा का प्रण है। अब लाओ सीट किसकी लाते, एसटी की लाओगे तो एसटी का तो बनना ही है, एससी की रिजर्व करोगे तो एससी का बनना ही है, ओबीसी की रिजर्व करोगे तो ओबीसी का बनना ही है। लेकिन अगर जनरल की रिजर्व रही तो भी एससी एसटी और ओबीसी में से इन दोनों पंचायत समिति में हमें प्रधान बनाना है और रिजर्व कैटेगरी का बनाना है। ये आपको समझने की जरूरत है। इन्होंने इतने साल, भाई दिनेश जी ने एक बात कही कि 75 साल हो गए, 75 साल कुंभलगढ़ पंचायत समिति में आज तक एससी का एक भी प्रधान नहीं बना, एससी का एक भी प्रधान नहीं बना। जबकि ये सीट 75 साल से किनके कब्जे में थी? जिन कांग्रेस को हमारे एससी एसटी के भाई माई बाप कहते हैं। इतने सालों में 50 साल उसी कांग्रेस ने राज किया, तब कांग्रेस को याद नहीं है एससी एसटी के नेता। लेकिन इतने साल गिनती में नहीं थे कांग्रेस को एससी एसटी के नेता। अब कांग्रेस को एससी एसटी की याद आने लगी है। तो साहब अब टाइम निकल चुका है, आप लेट है, कृपया माफ कर। गाड़ी निकलने के बाद सवारी नहीं मिलती। तो अब हमको कांग्रेस की जरूरत नहीं है। पहले कांग्रेस ने हमारा ध्यान नहीं रखा, अब हम कांग्रेस का ध्यान नहीं रखेंगे। ये क्लियर बात है। अगर 70 सालों में कांग्रेस ने यहाँ के एससी एसटी और ओबीसी को अगर वास्तव में तवज्जो दी होती तो आज शायद ये दिन देखना नहीं पड़ता कांग्रेस को कि पिछले उपचुनाव में 3रे नंबर पर थे। ये उसके कुकर्मों की सजा उसको खुद भोगनी होगी, इसके लिए कोई और जिम्मेदार नहीं है। फिर आप चाहे कितना ही कहोगे अरे नहीं साहब वो तो हमारे वोट काटने के लिए चुनाव लड़ रहे, ठेका ले रखा है तुम्हारे वोट काटने का? नहीं, हमने ठेका ले रखा है तुम्हारे लिए कि हम तुम्हारे लिए सत्ता सजा के देते रहे और हमारे लोग इतने साल दरिया बिछाते रहे। क्या उनको सत्ता का हक नहीं है? लेकिन जब अब हक मांगने लगे हैं तो तुम्हें सारे बहाने याद आने लगे। तो इसलिए आप सबको मजबूत होना होगा। और भाई राम जी ने कहा कि डॉक्टर राम मीणा जी से संपर्क कीजिए। तो पिछले चुनाव में एक बात आई, साहब मेरे पास आज कौन सी ताकत है जिससे मैं आपकी समस्याओं का समाधान कर सकूंगा? बताइए। पिछले चुनाव में नेताजी ने मेरे लिए कहा कि आज तक वार्ड पंच का तो चुनाव जीता नहीं और उसके जो है कार्यकर्ता वो उसको साहब साहब कहते हैं। मेरे लिए ये भी कहा साहब ये तो मैं लिखवा के लाया हूं, पढ़ा लिखा डॉक्टर हूं तो लोग मेरे नाम से पहले डॉक्टर साहब कहते हैं। ये तो आप ये ध्यान रखना, मैं आपकी तरह 12वीं पास नहीं हूं। ये तो खुद की मेहनत से कमाया साहब। राजनीति में साहब तो मैं अभी शुरुआत हुई है, उस हिसाब कहने से थोड़े दिन रुक जाइए। कुंभलगढ़ में लोग विधायक साहब कहेंगे तब आपके छाती पे कैसे सांप डोलेंगे देखना। तो मेरे पास तो कोई जादू की छड़ी नहीं है। विधानसभा चुनाव 2.5 साल पहले चला गया और 2.5 साल बाद आएगा। लेकिन आपके पास एक जादू की छड़ी है। आपकी ये छोटी छोटी समस्याएं जो है कि गांव में सरपंच नहीं सुन रहा, पटवारी जमीन के कागजों में हेर फेर कर रहा है, तहसील में तहसीलदार नहीं सुन रहा, पंचायत समिति में पीडीओ नहीं सुन रहा। डॉक्टर राम मीणा कौन है जो इनको सुना देगा? भाई डॉक्टर राम मीणा तो एक आम नागरिक है। क्या है डॉक्टर राम मीणा? कुछ भी नहीं है, एक आम नागरिक है।
तो डॉक्टर राम मीणा की कौन सुनेगा? पर आपके पास एक पावर है, आपकी हर बात सुनी जा सकती है। कैसे सुनी जाएगी? कि अभी महीने 2 महीने में पंचायती राज आ रहा है। पंचायती राज चुनाव में अगर आपके गांव में सरपंच परेशान करता है, बीडीओ परेशान करता है, गांव का मुंशी सुनता नहीं, सचिव सुनता नहीं, तो साहब इसका इलाज आपके पास है कि सरपंच आपको हमारी विचारधारा का आदमी बनाना होगा। आपके गांव की समस्या हल नहीं हो जाए तो मेरा नाम बदल देना। लेकिन देखो, मैं डॉक्टर हूं, दवाई लिख के देता हूं, दवाई बता दूंगा, दवाई नहीं लो और फिर कहोगे डॉक्टर साहब हमारे तो पेट में दर्द है, आराम नहीं करता, तो दवाई तो आपको लेनी पड़ेगी। दवाई मैं बता रहा हूं, आप लोगे नहीं तो फिर आराम कैसे मिलेगा? तो इसलिए आपको दवाई लेनी है। तो पंचायत समिति तहसील में नहीं सुनता तो साहब मैंने आपको कहा, आपको जागना होगा और पंचायती राज में आपको आपकी विचारधारा का पंचायत समिति सदस्य, आपकी विचारधारा का जिला परिषद सदस्य जिताना होगा। जब आपका प्रधान पंचायत समिति में बैठेगा तो आपका काम बिना कहे होगा। और जो ये कहते हैं कि साहब अगर आपने गलती से सरपंच दूसरी विचारधारा का बिठा दिया, मैं सुन रहा था एक दिन वीडियो, तो फिर जयपुर से फजललाल जी भेजेंगे, मैं लाऊंगा, पर सरपंच प्रधान दूसरी विचारधारा का होगा तो पैसा काम ही नहीं आएगा। तो साहब एक चीज मैं बता दूं कि जनता को बेवकूफ बनाना बंद कीजिए। इतने साल ऊपर से नीचे तक सब आप ही लोग बैठे थे, तब वो विकास कहां घूम रहा था? मुझे तो ये बता दीजिए, तब कौन कौन सी जगह लेके जा रहा है? तो ये आपको सोचना पड़ेगा। ग्राम पंचायत के पास बहुत पावर होती है, बहुत पैसा होता है, वो अपने गांव का विकास कर सकता है। पंचायत समिति के पास बहुत पैसा होता है, वो अपना विकास कर सकती है। इसलिए डरने की जरूरत नहीं है कि ऊपर का पैसा नहीं मिलेगा। आप अपना सरपंच बनाइए, अपना प्रधान बनाइए, फिर देखिए विकास कैसा कैसा दौड़ा आपके घरों तक आएगा। ये आपको सोचना होगा, जानना होगा, समझना होगा। और दूसरी बात जिसपे बार बार हम कह रहे हैं, शेड्यूल एरिया पर। ये शेड्यूल एरिया अनुसूचित क्षेत्र या आम बोलचाल की भाषा में टीएसपी, ये टीएसपी से क्या केवल भीलों को फायदा होगा? अगर इस पूरे क्षेत्र में आज अगर टीएसपी लागू होता है तो सभी वर्गों के युवाओं को नौकरी में, स्थानीय युवाओं को नौकरी में रिजर्वेशन मिलता है, तो क्या उससे ओबीसी और जनरल के बच्चों को फायदा नहीं होगा? लेकिन केवल राजनीतिक स्वार्थ के कारण आज राजसमंद जिले का पूरा आदिवासी बहुल क्षेत्र इतने सालों से शेड्यूल एरिया में शामिल होने से वंचित रह गया। आज अगर ये एरिया शेड्यूल एरिया में शामिल होता तो हमारा भाई गणपत आज शायद पुलिस में सब इंस्पेक्टर होता, और हमारा भाई इस मंच में हमारा भाई भैराराम आज किसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बन चुका था। शायद आपको पता नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास प्रतिभाएं नहीं है, लेकिन हम अपने समाज की प्रतिभाओं का सम्मान नहीं करते हैं। मैं मन से एक बार आप सभी से चाहूंगा कि जोरदार तालियों से एक बार भाई भैराराम जी खड़े हो, एक बार खड़े हो और आप मंच पर आए, एक बार मंच पर आप आए और मैं चाहूंगा कि आप इनका स्वागत करें। एकमात्र भील समाज का बेटा है कुंभलगढ़ से, जो पहली बार पीएचडी कर रहा है। इस भाई को देखकर गर्व होता है मुझे। जो कहते हैं कि साहब हम गरीब हैं, मैं इनके घर गया हूं, आज भी कच्चा घर है, लेकिन हिम्मत, मेहनत, आप इनको देखकर बहाना नहीं कर सकते कि साहब मैं गरीब हूं, मैं पढ़ नहीं सकता। तो भाई इनसे गरीब शायद गिने चुने लोग होंगे। इनका आज भी कच्चा घर है। और दूसरा, प्रकृति ने उनके साथ पहले से एक अन्याय किया हुआ है। वो अपनी एक आंख से दिव्यांग है। इतनी विषम परिस्थितियों के बावजूद अगर कोई युवा पीएचडी तक कर सकता है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे अंदर कमी है। हम दूसरों को दोष देना बंद करना होगा। मैं चाहूंगा कि ऐसे युवाओं का हमेशा सम्मान हो। मैं आभार व्यक्त करता हूं
कि आपने समाज के युवाओं को एक आपसे प्रेरणा मिलेगी। अगर ये सिविल एरिया में हमारा राजसमंद का ये आदिवासी बहुल क्षेत्र शामिल हो जाता है तो पढ़ाई में हमारे स्थानीय युवाओं को रिजर्वेशन मिलेगा और हमारे यहां से इंजीनियर डॉक्टर बनेंगे। और जिस दिन हमारे यहां से डॉक्टर बनेंगे, जब इंजीनियर डॉक्टर वकील बनेंगे, समाज मजबूत होगा, शिक्षा से मजबूत होगा, समाज में रोजगार होगा, नौकरियां होंगी, तो हमको जमीनें बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जमीनें नहीं बिकेंगी तो किसी के यहाँ मजदूरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर जमीनें हमारे पास होंगी, रोजगार हमारे पास होगा, शिक्षा हमारे पास होगी, तो डॉक्टर राम मीणा को यूं शाम को 5 बजे तक सुबह से धूप में बैठ के गला फाड़ने की जरूरत नहीं होगी। ये समाज अपने आप लड़ रहा होगा और मुझे समाज के लिए लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरा उद्देश्य पूरा हो जाएगा। मैंने कुंभलगढ़ की राजनीति में जिस दिन कदम रखा उस दिन एक कसम खाई कि मैं कुंभलगढ़ 2 ही कंडीशंस में चुनाव लड़ूंगा। मेरे जो साथी हैं उनके साथ मैंने तय किया कि कुंभलगढ़ जिस दिन कुंभलगढ़ सिविल एरिया में शामिल हो जाएगा, डॉक्टर राम मीणा कुंभलगढ़ की राजनीति से संन्यास ले लेगा। ये मेरा प्रण है। और मैं आज फिर दोहराता हूं कि जिस दिन शेड्यूल एरिया कुंभलगढ़ शेड्यूल एरिया में शामिल हो जाता है पूरा क्षेत्र, उस दिन ये सीट हमारे किसी भील भाई के लिए रिजर्व होगी और उस दिन डॉक्टर राम मीणा किसी भील भाई का हक नहीं खाएगा। ये डॉक्टर राम मीणा ने पहले से प्रण करके बैठे। इसलिए मुझे मेरे समाज को जगाने की जरूरत है कि समाज का हक कौन खा रहा है, ये आपको समझने की जरूरत है। इन दोनों मुद्दों के बीच में मैं बहुत ज्यादा समय ले गया, मुझे इतना नहीं बोलना था, लेकिन क्या करूं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे जिन पर मुझे यहां के बारे में बात करनी थी। आज से करीब 1 साल पहले हमारे रिछेड़ के युवाओं ने मुझे रात को करीब 10 बजे बात के लिए फोन किया। आज मुझे उस बात पर बात करने का मौका मिला है और रिछेड़ से लेकर इस पूरे इलाके की बात उसमें शामिल होगी। आप सब यहां मेरे बुजुर्ग जो बैठे हैं, मैं उनसे एक बात पूछना चाहता हूं कि रिछेड़ किसके नाम से पहचाना जाता है? रिछेड़ किसके नाम से जाना जाता है? रीछा दाना भील के नाम से, लेकिन इतिहास में इस बारे में कहीं जिक्र नहीं है। तो इतिहास में जिक्र नहीं है तो नई पीढ़ी को तो पता ही नहीं है। लेकिन आज के टाइम में किस नाम से लोग जानते हैं? ज्यादातर रिछेड़ की बात आती है तो कोई भी अगर आदमी पूछता है कहां से रिछेड़, कौन सा रिछेड़, तो लोग कहते हैं आमज माता वाला रिछेड़। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? मैं यहां जो बुजुर्ग बैठे हैं उनसे पूछना चाहता हूं कि पीढ़ियों से, सदियों से आमज माता का पुजारी कौन था और आज कौन है, ये समाज को सोचने की जरूरत है। सदियों से आमज माता हो, चाहे परशुराम महादेव हो और चाहे उदयपुर का देवारी में घाटा वाला मंदिर हो, सदियों से भील समाज की कुल देवियों के स्थान, कुल देवताओं के स्थान और इनके पुजारी भील समाज के लोग थे। लेकिन लोगों ने विकास के नाम पर ट्रस्ट बनाए और धीरे धीरे ट्रस्ट बनाकर जिस समाज की कुलदेवी, जिस समाज का पुजारी था, उसको उस मंदिर से आज धीरे धीरे बाहर कर दिया। क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? रिछेड़ के लोग इस चीज के गवाह हैं। आज से 1.5 साल पहले मुझे कहा कि आमज माता का मंदिर तो समाज के हाथों से पहले ही जा चुका और अब अम्बा माता के मंदिर की तैयारी है। मुझे नहीं पता था कि 1.5 साल बाद उसी मंदिर के प्रांगण में मुझे इस बात को रखने का मौका मिला। रिछेड़ के युवा साथियों को शायद भूल गए हो, क्योंकि उस समय बात का एक बार टेम्परेरी समाधान हो गया था। आप लोगों ने ये कहा कि अब धीरे धीरे इस समाज के मंदिर पर भी दूसरे लोग कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमें मजबूत होना होगा। बात केवल मंदिर की लड़ाई नहीं है, बात यह है
कि हमारे पुरखों की विरासत है। आमज माता का मंदिर हो, चाहे परशुराम महादेव का मंदिर हो, और चाहे अम्बा माता का मंदिर हो, ये मंदिर हमारे पुरखों की विरासत है। और कुंभलगढ़ का ये किला हमारे पुरखों की विरासत है, और हर हाल में हम इस विरासत को वापस लेकर रहे हैं। हमारी लड़ाई मंदिर की लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई पुरखों की विरासत को वापस हासिल करने की लड़ाई है। इसलिए आप सबसे मैं अब अपनी बात को यही विराम देते हुए अंतिम में यही कहूंगा कि इन सारी समस्याओं का एकमात्र जो समाधान है, इन सारी समस्याओं का एकमात्र जो समाधान है, आप सबको वैचारिक रूप से मजबूत होना होगा। आप सबको समाज में जागृति लानी पड़ेगी। हम जब तक अपने महापुरुषों के बारे में ढंग से जानेंगे नहीं, तब तक हम समाज को जगा नहीं सकते। इसलिए आज इस मंच से मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि अब हमने तय किया है, हमारे साथियों ने आपस में चर्चा की कि हम हमारे महापुरुषों के बारे में ढंग से नहीं जानेंगे तो शायद समाज को जगा नहीं पाएंगे। इसलिए हमने निर्णय किया है कि आदिवासी परिवार राजसमंद की ओर से हमारे सभी महापुरुषों की जयंतियां मनाई जाएंगी। फिर चाहे राणा प्रताप की जयंती की बात हो, चाहे राणा पूजा की जयंती की बात हो, और चाहे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जयंती की बात हो, हम आदिवासी परिवार बैनर से हमारे तमाम महापुरुषों की जयंती मनाएंगे और धूमधाम से मनाया करेंगे। इसके लिए क्योंकि हमें हमारे महापुरुषों को जानेंगे तब समाज को जगा पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आप सबसे आह्वान करता हूं। आखिरी बात जो है कि हमें इस टाइगर रिजर्व के मुद्दे को लेकर हमने जब हमारे माननीय सांसद साहब राजकुमार विरोध से बात की, हमारे विधायक जो है उनसे बात की, तो सभी ने एक बात कही कि अगर आप वास्तव में इस टाइगर रिजर्व रद्द करना चाहते हो और इसके लिए तो आपको आचार संहिता लगने से पहले एक बड़ा विरोध प्रदर्शन कुंभलगढ़ में टाइगर रिजर्व के विरोध में करना होगा। साथियों, अगले 7, 10, 15 दिन में कभी भी आचार संहिता लग सकती है, और आचार संहिता लगने के बाद हम शायद उतने खुले पैमाने पर विरोध प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। अगर वास्तव में हम चाहते हैं कि हमें टाइगर रिजर्व रद्द करवाना है तो आप और हमको तय करनी होगी तारीख, और अगले 7 से 15 दिनों में कुंभलगढ़ के मुख्यालय पर कम से कम हमारे 20 गांव जो टाइगर से विस्थापित होने की उनकी संभावना है, उस 20 गांव से कम 20,000 लोग अगर कुंभलगढ़ एक साथ एकत्रित होंगे तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि इनकी हिम्मत नहीं होगी टाइगर रिजर्व की बात करने का। तो उसके लिए आप सबको हमको मिलकर जागृति लानी होगी, और अगर निर्णय होता है और आह्वान किया जाता है तो हमें गांव-गांव, ढाणी-ढाणी से हमारे लोगों तक ये बात पहुंचानी होगी कि हमें टाइगर रिजर्व के विरुद्ध कुंभलगढ़ मुख्यालय पर एकत्रित होना है। बहुत जल्दी आपको आह्वान किया जाएगा। मैंने बहुत ज्यादा समय ले लिया, माफी चाहूंगा, बहुत सारी बातें थी इसलिए लंबा समय हो गया आपको बीच में, लेकिन आप सबने धैर्य के साथ सुना, उसके लिए आप सबका आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, और आप सभी का पुनः आप सभी को विश्व आदिवासी दिवस की बहुत बहुत हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। जय जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश, जय भीम, जय संविधान, जय भारत। एक बार जोरदार ताली बजाएं डॉक्टर रामनाथ जी के लिए।